आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 14 अगस्त 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। आईडीएफ चीफ का बड़ा खुलासा, कहा गजा सिटी में हमास ने बिछाया है मौत का जाल, बड़ी कार्रवाई टली। हमास का मिस्र के जरिए इसराइल को पैगाम, जंग रोक दो तो लड़ाके पीछे बुला लेंगे। करोड़ों डॉलर की मदद गोदामों में सड़ रही, इसराइल ने राहत की दर्जनों रिक्वेस्ट ठुकराई। गजा में जारी है भुखमरी का सिलसिला। बेरूत में ईरान हिजबुल्ला की हुई मुलाकात, हर हाल में लेबनान का साथ देने का किया ऐलान। और व्लादिमीर पुतिन बोले यूक्रेन से सुलह के बाद ही स्ट्रेटेजिक हथियारों पर डील मुमकिन, ट्रंप ने दी धमकी। ये थी कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। हमास ने गजा में आईडीएफ के लिए मौत का जाल बिछाया है। इसराइल की फौज का चीफ इयाल ज़ामिर इस सच को खुद कबूल कर रहा है। गजा सिटी में कब्जे के लिए आईडीएफ के बड़े बड़े ऐलान तो हो चुके हैं, मगर नई फौजी कार्रवाई की तारीख आज तक तय नहीं हो पाई। वजह खुद इसराइल की फौज का खौफ कि हमास ने शहर को मौत के जाल में बदल दिया है। इसराइली वेबसाइट जेफ्रीड की 14 अगस्त की खबर देख लीजिए, जो कहती है कि आईडीएफ चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक, इयाल ज़ामिर की रिपोर्ट के मुताबिक, हमास के सैकड़ों लड़ाके ब्रिगेड लेवल की ताकत के साथ गजा सिटी में डटे हुए हैं। ज़्यादातर ज़मीन के नीचे बने लंबे चौड़े टनल नेटवर्क में छुपे हुए हैं और आईडीएफ का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऊपर का इलाका स्नाइपर पोजीशन, बम और रॉकेट लॉन्चर से भरा पड़ा है। ये इसराइली वेबसाइट कह रही है। मतलब गजा को कब्जाना जैसे मौत के मुंह में जाना हो, इसलिए आईडीएफ वो वाला मिशन शुरू नहीं कर रही, वरना तो वो वहीं है और ज्यादा फौजी नहीं बुलाए जा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ का तजुर्बा यह कहता है कि पहले टनल पर काबू पा लें, फिर उसके बाद ऊपर का इलाका देखेंगे। यह तरीका थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन इस्राएली सिपाहियों की जिंदगी बचाने के लिए सबसे महफूज तरीका यही है। आईडीएफ जोर दे रही है कि ऑपरेशन से पहले कम से कम 8 लाख फलस्तीनियों को अल मवासी कैंप इलाके में शिफ्ट करना होगा। इस बीच गजा सिटी के जैतून इलाके में आईडीएफ ने हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन पूरा ऑपरेशन कई महीने तक खिंच सकता है। यही टाइमलाइन सियासी दबाव से टकरा रही है, जहां डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स चाहता है तेज, बड़ी और ज्यादा ताकत वाली कार्रवाई, लेकिन आईडीएफ मरने से बचने के लिए स्लो काम करना चाहती है, पहले सुरंगें फिर जमीन के ऊपर वाले हिस्से। खैर, इधर इसराइली आर्मी के अंदर इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसराइली वेबसाइट के मुताबिक सीनियर और मिड लेवल अफसरों का यह कहना है कि जंग के वक्त चीफ ऑफ स्टाफ से मीडिया में टकराव दिखाना इसराइल की साख और हौसले दोनों को कमजोर करता है। डिफेंस मिनिस्टर यही कर रहे हैं। कुल मिलाकर इसराइली फौज और हुकूमत के बीच एक अंदरूनी बगावत तो चल ही रही है और ये आईडीएफ के लिए मुश्किल का सबब है। हमास ने मिस्र के जरिए इसराइल को एक पैगाम भेजा है कि जंग खत्म कर दो, हम अपने लड़ाके, अपने फाइटर्स अल कस्साम ब्रिगेड को पीछे बुला लेंगे और होस्टेजेस की जान भी सलामत रहेगी। हमास ने मिस्र के जरिए इसराइल को सीज फायर के लिए नई शर्तें भेजी हैं। इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास का कहना है कि इसराइल लिखित में गारंटी दे, रिटर्न में दे गारंटी कि जंग हमेशा के लिए बंद होगी और गजा पर कब्जे की कोई नई प्लानिंग नहीं बनेगी। ये वादा सिर्फ इसराइल से नहीं चाहिए, बल्कि इंटरनेशनल गारंटी के साथ भी होना चाहिए, हमास ने डिमांड की है। बदले में हमास अपने लड़ाकों को तय किए गए इलाकों से पीछे बुलाने को तैयार है और ये भी वो रिटर्न में देगा, दस्ती लिखित में देगा कि इसराइली होस्टेजेस की जान सलामत रहेगी। मगर रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने होस्टेज की रिहाई को इस डील का हिस्सा नहीं बनाया है। कहा बस तुम फौज पीछे ले जाओ, होस्टेज सलामत रहेंगे, छोड़ने की कोई गारंटी नहीं है अभी, वो तो एंड ऑफ द वॉर पे होगा। अखबार का कहना है कि अगर इसराइल पीछे हटता है तो हमास भी अपने लड़ाके पीछे हटा लेगा, लेकिन इसके लिए पहले इसराइल को अपनी जंग रोकने की पॉलिसी पर दस्तखत करने होंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल में सरप्राइज दौरा होने वाला है? इसका मकसद क्या होगा? वॉशिंगटन और तेल अवीव के दरमियान एक बड़ा सियासी सरप्राइज तैयार हो सकता है। दोनों मुल्कों के ओहदेदारों ने तस्दीक की है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने यानी सितंबर में इसराइल का दौरा कर सकते हैं, लेकिन ये सब गजा में जंगबंदी की बातचीत में बड़ी तरक्की पर ही मुनहसर यानी कि डिपेंड है। ये दौरा 17 से 19 सितंबर को ब्रिटेन के लिए होने वाले ट्रंप की स्टेट विजिट से पहले हो सकता है, जहां उन्हें किंग चार्ल्स ने दावत दी है। आइए ट्रंप आइए।
बात गजा के हालात की। दुनिया भर की 100 से ज्यादा इंसानी हुकूक और राहत की तंजीमों ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो गजा में जाने वाली इंसानी मदद को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एक जॉइंट स्टेटमेंट में इस्लामिक रिलीफ, ऑक्सफैम और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर समेत 104 तंजीमों ने कहा कि इसराइल के दावों के बावजूद 2 मार्च से अब तक ज्यादातर बड़ी इंटरनेशनल राहत एजेंसियां एक भी ट्रक जरूरी सामान गजा में नहीं भेज पाई हैं। तंजीमों ने यह कहा है कि गजा के इंसानी हालात बेहद संगीन हैं और सभी ममालिक को आगे बढ़कर इसराइल पर प्रेशर डालना चाहिए कि वो मदद की सप्लाई पर से रोक हटाए और इस मदद को हथियार बनाने की पॉलिसी को खत्म करे। अब इसी से मेल खाती दूसरी खबर सुनिए। गजा की भूख और प्यास से तड़पती आबादी के लिए तैयार करोड़ों डॉलर की इंसानी मदद इसराइल की रोक की वजह से, पाबंदी की वजह से गोदामों में पड़ी सड़ रही है। गजा की सरहदों के करीब 100 से ज्यादा इंसानी हकूक की तंजीमें, जिनमें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और सेव द चिल्ड्रन भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि इसराइल ने दर्जनों एनजीओ की मदद भेजने की दरख्वास्त ये कहकर ठुकरा दी कि ये तंजीमें मदद पहुंचाने के लिए ऑथराइज नहीं है, अधिकृत नहीं है, जबकि कई तंजीमें कई दहाइयों से, कई सालों से गजा में काम कर रही। बताइए, इन्हें नहीं आता है तमीज को कि बेंजामिन नेतन्याहू को तमीज आता है मदद बांटने का। इस रोक की वजह से करोड़ों डॉलर का खाना, दवा, पानी और शेल्टर का सामान जॉर्डन और मिस्र के गोदामों में पड़ा है, सड़ रहा है, जबकि इसराइली नाकेबंदी और भूख से अब तक 200 से ज्यादा फलस्तीनी, जिनमें आधे बच्चे हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं भूख से। सिर्फ जुलाई में ही इसराइली हुकूमत ने मदद पहुंचाने की करीब 60 रिक्वेस्ट ठुकरा दी। एनजीओ अनेरा के चीफ सीन कैरोल के मुताबिक उनके पास $70 लाख से ज्यादा का सामान है, जिसमें 744 टन चावल भी शामिल है, जो 6 मिलियन यानी 60 लाख खाने के पैकेट्स के लिए काफी है। ये खाना और सामान अशदोद बंदरगाह पर फंसा है, गजा की सरहद से बस चंद किलोमीटर दूर, और गजा के लोग भूखे प्यासे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर ये पाबंदी हट जाए तो कोई शायद गजा में भूख से ना मरे। बात लेबनान की, हिजबुल्लाह की, ईरान की। बेरूत में ईरानी ऑफिशियल और हिजबुल्लाह के चीफ की बड़ी मुलाकात हुई है। अली लारिजानी ने ऐलान किया है कि हर हाल में लेबनान के साथ रहेंगे। अली लारिजानी को आप यूं समझ लीजिए कि खामनेई साहब के नुमाइंदे गए हैं लेबनान। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने बेरूत में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम से अहम मुलाकात की। इस बैठक में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने ईरान को लेबनान के लिए इसराइल के खिलाफ जंग में लगातार साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। नईम कासिम ने कहा कि ईरान और लेबनान के भाईचारे के रिश्ते पूरे इलाके में स्टेबिलिटी और हिजबुल्लाह का सहारा हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते लारिजानी ने कहा कि ईरान और लेबनान की सदियों पुरानी गहरी तहजीब है और हम हर हाल में लेबनान की आवाम के साथ रहेंगे। अब इस आवाम में हिजबुल्लाह भी आता है, तो ये उनका एक साइलेंट मैसेज था। इससे पहले लारिजानी ने इराक का दौरा किया था, जहां तेहरान और बगदाद के बीच सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए थे, लेकिन कुछ और भी बात हुई थी जो मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूं। लेबनान और इराक दोनों में हिजबुल्लाह के हथियार छीनने का मंसूबा बन रहा है। लेबनान में ज़्यादा तेज़ हो चुका है और उधर भी प्राइम मिनिस्टर सूडानी जो हैं इराक में, वो भी ये बात कह चुके हैं। खैर, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव हथियारों यानी बड़े मारक हथियारों पर कोई समझौता तभी होगा जब यूक्रेन जंग पर सुलह की बातचीत आगे बढ़ेगी। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन पर होने वाली डील ऐसी होनी चाहिए जो दोनों मुल्कों और पूरे यूरोप में लंबे वक्त तक अमन कायम रखें। उन्होंने क्रेमलिन में एक बैठक के दौरान कहा, अगर हम जंग खत्म करने पर समझौता करने तक पहुंचते हैं तो अगली स्टेज पर स्ट्रेटेजिक हथियारों को लेकर भी डील हो सकती है। ये बयान पुतिन ने अपनी 15 अगस्त को होने वाली अलास्का समिट से पहले दिया, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है कल। अब कुछ खबरें यहाँ से इंडियन मीडिया को देख लेना ज़रूरी है। इंडिया की खबरें भी हम शामिल करेंगे, हो सकता है बहुत जल्द एक शो अलग से भी लाएं, सिर्फ इंडिया की खबरें, टॉप खबरें, हैपनिंग, पॉलिटिकल में भी। आज भारत की जम्मू कश्मीर स्टेट में किश्तवाड़ जो आता है, वहाँ एक बादल फट गया। बरसात की वजह मौसम है, आपको पता है, अभी उत्तराखंड में फटा था। बहुत बड़ा हादसा हुआ है। किश्तवाड़ में बादल फटने से अब तक 40 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। चशोटी गांव में मचैल माता की धार्मिक यात्रा के लिए कई लोग पहुंचे जो बह गए और 65 लोगों को अभी बचा लिया गया है। जब मैंने खबर पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि 200 से ज़्यादा लोग लापता हैं।
बादल फटने से पानी का बहाव एक बाढ़ की तरह एकदम से आता है और उसमें सब कुछ बह जाता है। मतलब यहाँ पर जो ज़ायरीन गए थे, हिंदू ज़ायरीन, उनकी बसें थीं, टेंट थे, लंगर थे, कई दुकानें थीं, सब बाढ़ के पानी में बह गया। आपने देखा कुदरत की ताकत को। इसलिए बड़े बोल बोलने से तौबा कीजिए। ये सब के लिए बात है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। कुदरत से ताकतवर कोई नहीं। जो आज सुपर पावर बने घूम रहे हैं, उन्हें भी समझ लेना चाहिए। 12:30 बजे ये बादल फटा था। जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा गए हैं, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। हम उनके घर वालों के लिए सब्र की दुआ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो लोग लापता हैं, बस ये दुआ है खुदा से कि वो सही सलामत हों। भारत ने कहा है, जुबान पर काबू रखें पाकिस्तानी लीडर, कोई गलत कदम उठाया तो नतीजा बुरा होगा। हुआ क्यों ये बयान आया क्यों भारत की तरफ से? असल में 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी लीडर्स ने भारत को धमकी दी थी। और ये 3 पाकिस्तानी लीडर्स कोई नहीं है। पहला तो लीडर ही ने कहना गलत है, ये आर्मी चीफ है आसिम मुनीर। ये सब कुछ सिंधु नदी पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ख़त्म करने पर बात है। और मतलब कि उधर पानी ना जाए पाकिस्तान, तो उस पर ये लफदर फैल गया है। तो आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, बोले अगर भारत सिंधु नदी के पानी पर कोई डैम बनाएगा तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देगा। तो कल ओवैसी साहब ने कहा कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, आसिम मुनीर याद रखना। फिर बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम ताकतवर है, वो भारत से जंग भी लड़ सकती है और सभी 6 नदियां वापस भी ले सकती है। बहुत बढ़िया भाई, ले लीजिए। फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए, प्राइम मिनिस्टर। वो बोले दुश्मन ने अगर पानी रोका तो पाकिस्तान अब आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इन्होंने धमकी में भी आप जी जनाब का इस्तेमाल किया। लेकिन ये धमकियां जो है ना, चाहे इधर क्यों चाहे उधर क्यों, बर्बाद कर देंगे, ये कर दिया वो कर दिया, ये सब सियासत में तालियां बटोरने के लिए बड़ी अच्छी हैं। आवाम को इनसे कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, शहबाज शरीफ ने 13 अगस्त की रात जब वो कहते हैं ना मुल्क के नाम जो एक पैगाम होता है वो दिया जाता है इंडिपेंडेंस डे से पहले, तो आज 14 अगस्त वहाँ मना रहे हैं, बहुत से लोग मना रहे होंगे वहाँ पर। चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स तैयार करेगा पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दावा किया। इससे दुश्मन के हमले का फ़ौरन जवाब मिलेगा। अब वो रॉकेट फोर्स क्या होती है, उसमें AI, क्वांटम थ्योरी और ये वो वगैरह, न्यूक्लियर मिसाइल्स का जल्दी डेवलपमेंट और मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ाना, ये सब शामिल होता है। तो ये चीन की तर्ज पर अपना करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अगर बातचीत फेल हो गई तो भारत को और ज़्यादा टैरिफ झेलना होगा। ये लो अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है और कहा है बातचीत में भारत अड़ियल रुख दिखा रहा है। इसमें मतलब पुतिन से बात नहीं बनेगी ट्रंप की तो कौन झेलेगा नुकसान? भारत। कह रहे हैं टैरिफ और बढ़ा देंगे। अभी भारतीय सामानों पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है। ट्रंप ने रूस के सदर को धमकी दी है, पुतिन को कहा है बातचीत के बाद जंग नहीं रोकी तो बहुत ही गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मतलब ये कौन सी बात है? मतलब बातचीत ही तुम प्रेशर में करो आके, और जंग भी रोकनी होगी बातचीत के बाद, वरना बुरे नतीजे भुगतने होंगे। किस तरीके से बातें करते हैं यार ये लोग। सुप्रीम कोर्ट भारत का आज उसने एक बड़ा फैसला लिया, लोगों को राहत दी कि 65 लाख नामों की लिस्ट वेबसाइट पर डालें जिनके वोट कटे हैं। इलेक्शन कमीशन से कहा मंगल तक बताएं क्या कर रहे हैं आप लोग। और आधार कार्ड को एक वैलिड दस्तावेज माना गया है वोटिंग के लिए। तो इन लोगों की लिस्ट पब्लिक करनी होगी ताकि पता चले किस किस के नाम वोटिंग लिस्ट से काटे गए हैं। बिहार में इलेक्शन है, सर नाम से एक चीज़ लाई गई है। मैं तो ताज्जुब में पड़ गया, मैंने कई महीनों से भारत की खबरें ही नहीं पढ़ी थी। मुझे लग रहा है कि अब पढ़नी भी पड़ेगी, सुनानी भी पड़ेगी अपने ही तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।